video we are going to be looking at the questions of Philip Sidney as a critic. आप सभी को ये बात पता होगी कि फिलिप सिडनी को आप ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर भी पढ़ते हैं एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। मोर देन ब्रिटिश लिटरेचर, इनके क्रिटिकल एसे से बहुत ज्यादा हमेशा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो इनसे आज तक पूछे गए हैं एंड आगे भी पूछे जाएंगे। सो आज हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दीज विल बी प्लेस्ड फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, जो आपको एक अच्छा आइडिया देंगे कि रिसेंट एग्जाम्स में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट होता है, कौन सा ऐसा टर्म है जो इनके क्रिटिकल एसे से बार बार पूछा जाता है। इन सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम से पहले आपको फिलिप सिडनी एज अ क्रिटिक को अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत डिटेल्ड वे में की है, तो आप एक एक कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। इफ एट ऑल यू वांट कि मैं इनको भी एंड बाकी और भी जितने भी क्रिटिकल राइटर्स हैं उनको एक साथ पढ़ूं, तो आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कोर्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सभी क्रिटिक्स को एक साथ लेक्चर बाय लेक्चर विद एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस पढ़ा के रखा है, जो आपकी हेल्प करेगा। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपके एग्जाम के 15 दिन पहले के लिए आपको इस काम को नहीं रखना चाहिए। आपको यहाँ पे मिसलेनियस एज वेल एज जो सेक्शन वाइज क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जिनको अवेल करके आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करके इवैल्यूएट करिए कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, कौन से सेक्शंस हैं जो आपके अच्छे प्रिपेयर हो गए हैं एंड कौन से ऐसे सेक्शंस हैं दैट स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। सो इन सभी के जो आंसर्स हैं वो आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स गो एंड सी कि फिलिप सिडनी से आप कितने क्वेश्चंस बना पाते हैं। अक्टूबर 2020 में आपसे पूछा गया है फिलिप सिडनी की क्रिटिकल एसे से ये क्वेश्चन, पोएट्री अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी इज ऑफ 3 काइंड्स। अपने सेमाइनल एसे द अपॉलॉजी फॉर पोएट्री के अंदर इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ पोएट्री के बारे में बात की है। वो कौन से 3 टाइप्स हैं? तो सबसे पहला है आपका रिलीजियस टाइप ऑफ पोएट्री, दूसरा है आपका फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ पोएट्री एंड तीसरा है आपका इमेजिनेटिव, जिनको उन्होंने कहा है ट्रू काइंड या फिर आपकी गुड काइंड ऑफ पोएट्री। रिलीजियस पोएट्री में यू आर ऑलवेज गोइंग टू टॉक अबाउट द praise of the God and उनके miracles और उनके blessings के बारे में आप बात करते हुए दिखाई देंगे। Philosophical kind of poetry will always be giving you some morals, some principles and आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेगा अपनी टीचिंग से। Imaginative kind of poetry जो हम लोग के fictional world में होती है is considered a true kind of poetry, जिसको आप imitate करते हो इस दुनिया की रियलिटी से एंड उसके अंदर इमोशंस डालते हो, उसके अंदर वो हर चीज डालते हो जो इंसान को वो हर चीज सिखाने की कोशिश करती है जिसकी उसको इस दुनिया में रहने की जरूरत है। सो इट इज अ क्रिएटिव एंड अ वेरी इमेजिनेटिव प्रोसेस, जिसको इन्होंने तीसरे वाले ऑप्शन के अंदर डाला है, जिसको ये कहते हैं कि सबसे अच्छी टाइप ऑफ पोएट्री होती है। सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ पोएट्री जो फिलिप सिडनी ने अपने एसे में बताया है। अक्टूबर 2020 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा जाता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको सुनकर बहुत मजा आएगी। Who among the following believed that rhyme is not an integral part of poetry? अब राइम एक ऐसा एलिमेंट जो हम लोग अपनी पोएट्रीज में जरूर से देखा करते हैं एंड उसको मानते हैं कि इसकी वजह से हमारी पोएट्री को रिदम मिलती है, मतलब कि मेलोडियस बनता है। तो कौन ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अगर आपकी पोएट्री में राइम नहीं भी है तो भी चलेगा? यहां पर आपको 4 क्रिटिक्स के नाम दिए हुए हैं। वी हैव विलियम वर्ड्सवर्थ, वी हैव होरेस, वी हैव सैमुअल डेनियल एंड वी हैव फिलिप सिडनी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि राइम और मतलब पोएट्री की लैंग्वेज एंड आपकी प्रोज की लैंग्वेज के बारे में उन्होंने जरूर से बात की है अपने लिरिकल बैले में, जिसकी वजह से आपके एसटी कॉलरेज और इनकी लड़ाई हो गई थी। लेकिन यहाँ पे बेसिकली राइम के बारे में इन्होंने बात ना करके एवरीडे लैंग्वेज और ऑर्डिनरी लैंग्वेज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है, तो इनको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। होरेस अपने आर्स पोएटिका के अंदर बताते हैं कि आपका सब्जेक्ट मैटर शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आप जो भी वर्क लिख रहे हो। राइम और उसके फॉर्मल एलिमेंट्स पर आप इतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। तो होरेस हम लोग का एक पहला ऑप्शन सही बैठ जाएगा। दूसरा है सैमुअल डेनियल। भाई इनको तो बिल्कुल ही हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक पूरा डिफेंस ऑफ राइम पे ऐसे लिखा हुआ है जहां पर ये राइम की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। लोग इनको जितना भी क्रिटिसाइज करते हैं उसके उलट जाकर ये राइम की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो सैमुअल डेनियल विल नॉट एट ऑल बी एन ऑप्शन।
फिलिप सिडनी ने अपने सेमाइनल वर्क के अंदर बताया है कि आपकी जो राइम होती है इज यूजफुल फॉर पोएट्री। वो अच्छी बात है कि अगर आप अपनी पोएट्री के अंदर राइम को डालते हो तो उससे ज्यादा वो मेलोडियस हो जाती है, आप उसको याद अच्छी तरीके से कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। लेकिन वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपकी राइम होनी ही चाहिए पोएट्री के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग को आंसर मिलता है हमारा बी एंड डी, जो कि है होरेस एंड फिलिप सिडनी, जो मानते हैं कि राइम अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, हो तो अच्छी बात है, लेकिन दे डू नॉट कंसिडर राइम टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पोएट्री। अब इसके ही उलट आप जब देखोगे आपके जॉन ड्राइडन को, तो वो कहते हैं कि राइम तो आपके वर्क में होना ही चाहिए अपने एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर से लिखी होनी चाहिए एंड पता होना चाहिए कि कौन से राइटर ने किस चीज को प्रेफर किया है एंड कौन से राइटर ने किस चीज को कहा है कि नहीं भी हो तो भी चलेगा। जून 2019 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा गया है एक बहुत ही इजी क्वेश्चन जो हर बच्चे को पता होगा। विच टू राइटर्स हैव रिटन एसेज ऑन द डिफेंस ऑफ पोएट्री? ऐसे कौन से दो क्रिटिक्स हुए हैं जिन्होंने डिफेंस करते हुए अपनी पोएट्री के ऊपर अपने एसेज को लिखा है? तो सबसे पहले है हमारे सर फिलिप सिडनी, जिनका अपॉलजी फॉर पोएट्री विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आपका डिफेंस ऑफ पोएजी 1595 में लिखा है, जिसके अंदर वो रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टीफन गोसॉन के जो अटैक्स थे उसको, एंड आपके प्लेटो ने जो बातें बोली हैं पोएट्स को लेकर उसके बारे में ये बात करते हैं। देन इनसे ही इन्फ्लुएंस्ड होकर आपके पीबी शैली भी अपॉलजी फॉर पोएट्री, आपका ये अपॉलजी ऑफ पोएट्री 1821 में लिखते हैं। ही इज अ रोमांटिक क्रिटिक जो अगेन आपके प्लेटो के थ्रू किए जाने वाले जो भी अटैक्स थे पोएट्री एंड पोएट्स के ऊपर, उसको थोड़ा सा ये रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं, एंड इसकी वजह से हमारा आंसर हो जाता है फिलिप सिडनी एंड पीबी शैली, विच इज ए एंड बी। एंड दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन जो आपने इजीली बना लिया होगा। दिसंबर 2021 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन। इन एन अपॉलजी फॉर पोएट्री सिडनी डिस्कसेस द डायडैक्टिक फंक्शन ऑफ पोएट्री बाय कंपेयरिंग इट टू फिलॉसफी, एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जिसके अंदर आपके फिलिप सिडनी का ये जो सेमाइनल एसे है, क्रिटिकल वर्क है, उसके अंदर इन्होंने पोएट्री को किन दो आपके सब्जेक्ट से कंपेयर किया है एंड उल्टा कंपेयर ना करते हुए बेटर बताया है। तो एक तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है फिलॉसफी, दूसरा है आपका हिस्ट्री। इन्होंने कहा कि हिस्ट्री तो सिर्फ आपके फैक्ट्स को स्टेट करता है, तो उन फैक्ट्स को एंड इवेंट्स को पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हो। देन फिलॉसफी आपकी मॉरलिटी को सिखाने की कोशिश करता है, आपको नॉलेज देता है, बट इमोशंस के बारे में बात नहीं करता है। पोएट्री इज वन सच फील्ड जहां पर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स के भी चीजों को इंक्लूड कर सकते हो, फिलॉसफी की टीचिंग्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, एंड इस दोनों को मिलाकर आप इंसान को वर्चुअस बना सकते हो एंड उनको बहुत ज्यादा नॉलेज दे सकते हो। एंड आपकी पोएट्री इसीलिए सबसे ज्यादा फिलिप सिडनी की आंखों में एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा जॉनरा है जो हिस्ट्री से भी बेटर है और आपकी फिलोसफी से भी बेटर है। एंड दिस इज द मेजर पॉइंट जो कि अपने एसे में ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा फिलोसफी एंड हिस्ट्री। जून 2012 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन जहां पर आपके जो क्रिटिकल एसेज हैं उसकी लाइंस उठाकर आपसे क्रिटिक्स के नाम और उनके जो क्रिटिकल एसेज हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है मैच करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर वेरी फेमस लाइंस जो आपको क्रिटिकल एसेज में देखने को मिल जाएगा ऑफ दीज वेरी फेमस क्रिटिक्स। तो आप अगर पॉइंट नंबर डी को देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, नेचर नेवर सेट फोर्थ द अर्थ इन एज रिच अ टेपेस्ट्री एज डाइवर्स पोएट्स हैव डन। फिलिप सिडनी की जो डिफेंस ऑफ पोएट्री, अपॉलजी फॉर पोएट्री के अंदर उन्होंने आपके पोएट्स को सबसे ऊपर का दर्जा दिया हुआ है और कहा है कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट से या फिलॉसफी से भी कहीं ज्यादा आगे है हमारी पोएट्री, जो हमें मॉरल सिखाती है एंड एक ऐसी दुनिया हमें इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके दिखाती है जो नेचर के फ्लॉज से भी कहीं ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे नेचर को भी पीछे छोड़ दिया है आपके पोएट्स इन पोएट्री ने। तो फिलिप सिडनी की ये वाली लाइन यहाँ पर मैच करेगी। देन गुड सेंस इज द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस। आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है अगर नहीं क्लिक कर रहा है कि ये किसने बोला होगा, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने आपको पोएटिक जीनियस एंड पोएटिक इमेजिनेशन के बारे में पढ़ाया है एस.टी. कोलरिज के एसे बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर। तो आप अगर इन राइटर्स के या इन क्रिटिक्स के कुछ क्रिटिकल टर्म्स को भी पढ़ते हैं तो भी आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। कीवर्ड्स का ही ये पूरा यूजीसी नेट का खेल होता है कि अगर आपने अच्छी तरीके से कंटेंट कंज्यूम किया है ना, आपको कीवर्ड्स पकड़ने आता
आता है कि इमेजिनेशन एंड पोएटिक जीनियस के बारे में तो हम लोग ने कोलरिज के एस्से में पढ़ा हुआ है, तो आपका ये आंसर मैच कर जाएगा, तो ए का आंसर 4 हो जाएगा। ओके, देन पोएट्री इज द ब्रेथ एंड द फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, ये तो सभी को पता होगा। हम लोग के वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैले में पोएट्री को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बताया है, इनके लिए पोएट्री एंड नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हेंस ये इससे मैच करता है। अब अगर आपने 3 ऑप्शंस मैच कर लिए हैं तो आपके लिए चौथा भी मैच करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दिस वॉज इजी एंड क्लियर टू यू। मार्च 2023 में फिलिप सिडनी के लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा गया है आपसे ये मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन विच सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस ऑफ द फॉलोइंग। द अपॉलजी फॉर पोएट्री वाज रिटन बाय सर फिलिप सिडनी। तो ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि इनका ये जो सेमाइनल क्रिटिकल वर्क है द अपॉलजी फॉर पोएट्री और द डिफेंस ऑफ पोएजी, तो ये 1595 में लिखा गया था। स्टीफन गोसॉन ने इनको अटैक किया था, काफी सारे चार्जेस लगाए थे पोएट्री के ऊपर, उनके ही रिस्पॉन्स में इन्होंने ये वर्क लिखा है विच correct. Point number B, Sir Philip Sidney wrote the Apology for Poetry as a counter blast to Stephen Gosson's The School of Abuse. Just what I said earlier. आपके जो स्टीफन गोसॉन है, जो कि एक प्यूरिटन थे, जो उस टाइम के एलिजाबेथन एरा की पोएट्री को एंड उस टाइम के ड्रामा एंड थिएटर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये कह रहे थे कि पोएट्री आपकी इमोरल होती है एंड आपकी यूथ को करप्ट करती है, लास्ट दिखा के, फ्रिवलिटी सिखाकर एंड ये सारी चीजें सिखाकर हमारी जो ऑडियंसेस हैं, यूथ है, उसको एफेमिनेट बना देती है। कुछ सिमिलर आपके प्लेटो ने भी ऐसा कहा था, एंड हेंस ये अपने चार्जेस में भी कहते हैं कि अच्छा किया कि प्लेटो ने राइटली बैनिश कर दिया आपके पोएट्स को। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही बैठता है। स्टीफन गोसॉन रोट द स्कूल ऑफ अब्यूज इन अ यूफियोइस्टिक स्टाइल। अब ये है आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच आई हैव टॉट यू कि आपके स्टीफन गोसॉन ने ये जो एस्से लिखा है, क्रिटिकल एस्से अटैक करते हुए एंड सटायर करते हुए ओवर योर पोएट्री एंड योर ड्रामा ऑफ एलिजाबेथन एरा, इसको इन्होंने लिखा है यूफियोइस्टिक स्टाइल में। ये जो वर्ड है आपके जॉन लिली के यूफियोइज्म स्टाइल से आता है, विच इज अ हाईली सोफिस्टिकेटेड यूज ऑफ लैंग्वेज विद अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस। तो आपके स्टीफन गोसॉन ने इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज किया है इस एस्से को लिखने के लिए, एंड हेंस इसकी वजह से आपका ए, बी एंड सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जून 2013 में आपसे पूछा गया है फिलिप सिडनी की क्रिटिसिज्म से ये क्वेश्चन, जो कि आपसे कहता है इन द डिफेंस ऑफ पोएजी व्हाट डिड सिडनी एट्रीब्यूट टू पोएट्री। आपकी जो सिडनी है अपनी डिफेंस ऑफ पोएट्री के अंदर, जहां पे पोएट्री को बताने की कोशिश करते हैं कि वो सभी फॉर्म्स या सभी जॉनराज एंड सब्जेक्ट से ऊपर है, उसको किस चीज का दर्जा देने की कोशिश की है। सो योर आंसर इज poetry is a moral power whereby poetry encourages the reader to evaluate virtuous model। आप सभी को ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि हिस्ट्री और फिलॉसफी से कंपेयर करने के बाद आपके फिलिप सिडनी कहते हैं कि इसके अंदर इससे कहीं ज्यादा गुण होते हैं जो आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगे, फिलॉसफी में मिल जाएंगे। पोएट्री एक इंसान को वर्चुअस बनाने की कोशिश करती है, मॉरल्स देने की कोशिश करती है, इंस्ट्रक्ट भी करती है, डिलाइट भी करती है। ये सभी चीजें आपको पोएट्री के अंदर देखने को मिल जाएगी, एंड हेंस इसके अंदर मॉरल पावर होती है, एंड दिस बिकम्स योर आंसर। जून 2023 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन विच सेज हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑब्जर्व्ड इन द पैम्फलेट टाइटल्ड प्लेस कंफ्यूटेड इन 5 एक्शंस। I may boldly say it because I have seen it, that body comedies in Latin, French, Italian and Spanish have been thoroughly ransacked to furnish the playhouses in London। अब यूजुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके लिए करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इतने सारे क्रिटिकल एसेज की कोई भी 2 लाइन उठाकर आपसे पूछेंगे कि बताओ ये कौन से वर्क से आया है। पर फॉर अ चेंज यहाँ पर आपको वर्क भी प्रोवाइडेड है एंड बहुत ज्यादा हिंट भी दी हुई है। हम लोग जब भी फिलिप सिडनी के क्रिटिकल एसे को लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हैं तो हम लोग जरूर से स्टीफन गोसॉन का नाम देखते हैं, जिन्होंने अटैक किया था जिसकी वजह से फिलिप सिडनी ने अपना फेमस वर्क इन क्रिटिकल एसे लिखा। पर यूजीसी नेट अब एक स्टेप आगे चला गया है, स्टीफन गोसॉन के सिर्फ स्कूल ऑफ अब्यूज जो उनका मेजर वर्क है उस तक ही सीमित नहीं है, वो उनके और भी क्रिटिकल वर्क्स के बारे में पूछता है, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। एक नहीं, काफी सारे इनके 3-4 वर्क्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इनका ये जो वर्क है प्लेस कंफ्यूटेड इन 5 एक्शंस 1582 में, जिसके अंदर ये अगेन अपने
बाकी वर्क्स की ही तरह लंदन के थिएटर, उनकी पोएट्री और उस टाइम पर जो भी प्ले राइटिंग की जा रही थी उसको बुरी तरीके से सटायर करते हैं, ये अटैक करते हैं। उसका एक नमूना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके स्टीफन गोसॉन बताते हैं कि उस टाइम की जो बॉडी कॉमेडीज, मैंने आपको कहा था कि ये जो कीवर्ड है वो आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा बॉडी कॉमेडीज को दिखाया जा रहा है, मतलब कि सेक्सुअल कंटेंट, लस्टफुल कंटेंट एंड आपका फ्रिवलस कंटेंट को आपके थिएटर एंड पोइट्री के थ्रू बहुत ज्यादा यूथ तक पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो यूथ है वो इमोरल हो गई है, करप्ट हो गई है, रिलीजियस बिलीव्स एंड अपने गॉड के वर्शिप से बिल्कुल दूर चली गई है। आप सभी को पता है कि स्टीफन गोसॉन एक प्योरिटन थे, तो ना सिर्फ अपनी स्कूल ऑफ अब्यूज के अंदर ये आपके थिएटर, प्लेज एंड पोएट्री को अटैक करते हुए दिखाई देते हैं, अपने और भी कई सारे वर्क्स के बारे में वो अटैक करते हैं उस टाइम के एलिजाबेथन ड्रामा एंड पोएट्री को, एंड यही चीज आपके इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो आंसर आपका बन जाता है स्टीफन गोसॉन, एंड दिस क्वेश्चन आल्सो एक्ट्स एज अ रिमाइंडर कि अब आपको इन राइटर्स के थोड़े और क्रिटिकल वर्क्स में या फिर थोड़ी सी और जानकारी में डीप में जाना पड़ेगा, जो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जून 2023 में पूछा गया है आपसे ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। आपको यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर कुछ वर्क एंड कुछ क्रिटिकल टर्म्स दिखाई देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग को 4 क्रिटिक्स दिखाई देते हैं। तो अब हम लोग को मैच करना है इनके टर्म से या फिर इनके वर्क से। सबसे पहला जो हम लोग को दिखाई देता है वो है स्टीफन गोसॉन, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टीफन गोसॉन। हम सभी को पता है कि स्टीफन गोसॉन ने स्कूल ऑफ अब्यूज लिखा था जिसमें इन्होंने पोएट्री को डीजेनरेट करने की कोशिश की थी, एंड फिलिप सिडनी हमारी पोएट्री को डिफेंड करने के लिए अपना अपॉलॉजी फॉर पोएट्री लिखते हैं, तो ये इनसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैच कर जाएगा। देन वी हैव द इंडिविजुअल टैलेंट। अब ये एक बहुत ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपको दिया गया है आपके यूजीसी नेट के थ्रू। टीएस इलियट का वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो 1919 में पब्लिश हुआ था। तो पूरे वर्क को ना देख के उसके एक आधे पार्ट के बारे में बात की है विच इज इंडिविजुअल टैलेंट, जिसके बारे में इन्होंने अपना एक बहुत ही क्रिटिकल एसे लिखा हुआ है। तो ये आप टीएस इलियट से बड़ी आसानी से मैच कर सकते हैं अगर आपको पता है इसके बारे में। देन वी हैव द फेमस क्रिटिकल टर्म ऑफ अरिस्टोटल, दैट इज कैथारसिस। हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस का जो एक सेफ आउटलेट निकलता है जब आप किसी ट्रेजेडी में कैथारसिस, पिटी एंड फियर का जो इफेक्ट देखते हो, वो आपके अरिस्टोटल ने बताया था। तो ये भी बहुत ही आसान रहा होगा आपके लिए मैच करना। देन वी हैव स्वीटनेस इन लाइट। हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने फेमस एसे कल्चर एंड एनार्की के अंदर स्वीटनेस इन लाइट, दैट इज फीलिंग्स प्लस इंटेलेक्ट के फ्यूजन के बारे में बात की है, जो ये मानते हैं कि एक वर्क में या फिर हमारे कल्चर में जरूर से होनी चाहिए। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जिसको आप इन पर्टिकुलर क्रिटिकल टर्म्स के थ्रू मैच कर सकते हो, एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जून 2015 में पूछा गया है आपसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कुछ इस तरीके से है। फिलिप सिडनी डिफेंडेड पोएट्री अगेंस्ट सच डिस्क्रिप्शन ऑफ इट एज द मदर ऑफ लाइज एंड द नर्स ऑफ अब्यूज। हिज मेन आर्गुमेंट हियर इज, तो हम सभी को पता है कि फिलिप सिडनी ने अपॉलॉजी फॉर पोएट्री लिखा क्योंकि आपके प्यूरिटन स्टीफन गोसॉन आकर कहते हैं अपनी स्कूल ऑफ अब्यूज के अंदर कि भाई आपकी जो पोएट्री है इज द मदर ऑफ लाइज एंड द नर्स ऑफ अब्यूज। तो इसमें यहाँ इस पर्टिकुलर एसे के अंदर आपके फिलिप सिडनी का जो मेजर आर्गुमेंट है वो ये है कि पोएट कैन नॉट लाई बिकॉज ही इज नॉट क्लेमिंग टू टेल अस द ट्रूथ। आपके फिलिप सिडनी ने बताया है इस पर्टिकुलर एसे में कि पोएट्री ना ही हिस्ट्री की तरह कोई भी फैक्ट स्टेट करती है, ना ही फिलॉसफी की तरह आपको कोई मॉरल सिखाने की कोशिश करती है। जो हमारी पोएट्री होती है अपार्ट फ्रॉम ऑल द जॉनरास इन लिटरेचर वो फिक्शनल होती है, मतलब कि काल्पनिक होती है, इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, एंड अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके वो एक ऐसी दुनिया हमें बनाकर देती है जो एक्चुअल दुनिया से भी ज्यादा सुंदर होती है। तो जब हमारी दुनिया में सब कुछ काल्पनिक है, फिक्टिशियस है, तो कहां से बात आती है कि भाई हम लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर झूठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इनका स्टेटमेंट है मेजर आर्गुमेंट बन जाता है हमारे या फिर इनके क्रिटिकल एसे का, जो कहता है कि भाई पोएट्री या पोएट झूठ बोल ही नहीं सकता है क्योंकि ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस वो किसी भी चीज को क्लेम करने की कोशिश नहीं करता है। जैसे हिस्ट्री आपको फैक्ट स्टेट करने की कोशिश करेगी या फिलॉसफी आपको बोलेगी कि इसी रास्ते पे आपको चलना चाहिए, ऐसा कुछ हमारी पोएट्री नहीं करती है। एवरीथिंग इज फिक्टिशियस, एवरीथिंग इज इमेजिनेटिव एंड इज सो क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल दैट इट पासेस या बिल्कुल ओवरलुक कर देता है आपकी जो नेचुरल वर्ल्ड में जितने भी फ्लॉज हैं उससे कहीं ज्यादा आगे हमारी पोएट्री निकल
जाती है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलती है क्योंकि एवरीथिंग इज काल्पनिक या फिर फिक्टिशियस। सो दिस वाज दिस मेन आर्ग्यूमेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दिसंबर 2015 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द क्रिटिकल एसे ऑफ फिलिप सिडनी। In the defense of poesy, Sidney says, now as in geometry, the oblique must be known as well as right in the arithmetic, the odd as well as the even. So in the actions of our life, who said, not the filthiness of evil, wanted great foil to perceive the beauty of virtue. अब ये अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा कि भाई ये क्या बोला, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको पढ़ा है तो आप इसको तुरंत बना ले जाओगे। Which of the following forms of poesy offers a foil that helps us perceive the beauty of virtue? यहाँ पर आपसे सीधी साफ बात बोली गई है कि अगर आपको किसी गुड कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्रिशिएट करना है तो उसके ऑपोजिशन में कौन सा एज अ फॉइल कैरेक्टर होना चाहिए या एब्सर्ड कैरेक्टर होना चाहिए, जिसको देखने के बाद आप उस गुड कैरेक्टर की बिहेवियरिज्म्स और उसकी मैनरिज्म्स को थोड़ा और अप्रिशिएट करते हो। ज्योमेट्री और अर्थमेटिक एंड मैथ्स वगैरह का एग्जांपल लेकर बताया है कि प्लस के साथ साथ आपका हमेशा जब माइनस होता है एक ऑपोजिशन फैक्टर होता है, तभी आप किसी चीज की वैल्यू को ज्यादा अच्छा समझ पाते हो। हेंस कॉमेडी आपका आंसर है यहाँ पर कि जो कॉमेडिक फीचर्स होते हैं, कॉमेडिक एलिमेंट्स होते हैं, या फिर कॉमेडी जो आपका जॉनरा होता है, ऐसे एब्सर्ड कैरेक्टर्स को या फिर ऐसी चीजों को दिखाने की कोशिश करता है जिनको देख के लगता है कि अरे इसके अंदर तो ये स्टूपिड एक्टिविटीज है। उन स्टूपिड एक्टिविटीज ऑफ अ कैरेक्टर को देखने के बाद जो अच्छा एंड आपका वर्चुअस कैरेक्टर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो। हेंस कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जो एक्ट्स एज अ फॉइल की उसके होने की वजह से आपको जो आपका मेन कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आने लगते हैं। एंड दिस वाज द मीनिंग ऑफ दिस इंटायर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिसंबर 2015 में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच सेज हाउ ऑल देयर प्लेस बी नीदर राइट ट्रेजेडीज नॉर राइट कॉमेडीज, मिंगलिंग किंग्स एंड क्लाउन्स, नॉट बिकॉज द मैटर सो कैरिड इट hut thirst in the clown by head and shoulders to play a part in the majestical matters. What term does Philip Sidney use to characterize such plays, and which of the unities Aristotle do they violate? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो एक्सर्ट दिया हुआ है वहां पे किंग्स और क्लाउन्स के साथ में होने की बात की गई है, एंड इस पूरे टेक्स्ट को देने के बाद आपसे बोला गया है कि फिलिप सिडनी के क्रिटिकल एसे के अंदर कौन सा ऐसा जॉनरा है जिसको वो पसंद नहीं करते हैं, एंड कौन सी ऐसी यूनिटी है जो ये वाला जॉनरा आपका बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। आंसर है आपका मॉन्गरल ट्रेजेडी कॉमेडी, एंड ये यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो नहीं करता है। अगर आपने फिलिप सिडनी का क्रिटिकल एसे पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने जरूर से पढ़ा होगा, आई हैव टॉट यू, कि ये ट्रेजेडी कॉमेडी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कहते थे भैया या तो किंग्स की कहानी दिखाओ हाई बॉन्ड, एंड या तो आप कॉमेडी दिखाओ, क्लाउन्स की कहानी दिखाओ, दैट इज द लो बॉन्ड। ये कहते हैं हाई बॉन्ड एंड लो बॉन्ड को कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ एब्सर्डिटी एंड मॉन्गरल स्टूपिडिटी इज दिस कि आपने ट्रेजेडी के अंदर कॉमेडी को मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से ये बताते हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन जो होता है, जो कहता है कि सब प्लॉट्स एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स की कहानियों को नहीं दिखाना चाहिए, उसको आपकी ट्रेजेडी कॉमेडीज जो एलिजाबेथन टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी शेक्सपियर के प्लेस में, आपको जरूर से ट्रेजी कॉमेडी देखने को मिलेगा, उनको फिलिप सिडनी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो ये बन जाता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। पर अगर आप कभी जॉन ड्राइडन के वर्क्स को पढ़ेंगे, उनका एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, उन्होंने ट्रेजी कॉमेडी को बहुत ज्यादा अच्छा माना है, एंड उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमारी लाइफ में जॉय एंड सॉरो दोनों साथ में होता है, ट्रेजेडी कॉमेडी क्योंकि ड्रामा एक मिरर है हमारे लाइफ का, तो उसको बहुत ब्यूटीफुली दिखाने की कोशिश करता है। सो दिस वाज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। फिलिप सिडनी को ट्रेजेडी कॉमेडी बिल्कुल नहीं पसंद है, बट देयर आर सम क्रिटिक्स लाइक जॉन ड्राइडन जिनको ट्रेजेडी कॉमेडी बिल्कुल सही मालूम पड़ती है।
July 2016 में you have been asked a question from the critical essay of Philip Sidney, The Defense of Poesy. What is the best and the most accomplished kind of poetry in Sidney's estimation? आपके फिलिप सिडनी ने इस क्रिटिकल एसे के अंदर काफी सारी टाइप ऑफ पोएट्रीज के बारे में बताया है। एक क्वेश्चन तो आपने पहले ही ऑलरेडी देखा होगा, वेयर ही टॉक्ड अबाउट द थ्री काइंड्स ऑफ पोएट्री, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस एंड इमेजिनेटिव। देन इन्होंने काफी सारी पोएट्रीज के बारे में बात की है, जिसमें से पूछा गया है कि फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग बेस्ट काइंड ऑफ पोएट्री ये किसको मानते हैं। तो योर आंसर इज हेरोइकल और एपिक काइंड ऑफ पोएट्री, बिकॉज इसके अंदर आपको जो लॉफ्टीएस्ट ग्रैंडियर स्टाइल को इस्तेमाल किया जाता है एंड आपके उस पर्टिकुलर वर्क में जो लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, इमोशंस भी आपको देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, आपको उसमें टीचिंग भी मिलती है। सो सिडनी के अकॉर्डिंग हेरोइकल और एपिक काइंड ऑफ पोएट्री के अंदर आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। बोथ इनका जो कॉन्सेप्ट था, टू टीच एंड टू डिलाइट, ये दोनों ही चीजें ये मानते हैं कि हेरोइकल और एपिक काइंड ऑफ पोएट्री एक ऐसा आपका जॉनरा है जिसमें आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी, मतलब आपको टीचिंग्स भी मिल जाएगी एंड आपको एंटरटेनमेंट भी भर भर कर मिलेगा। जनवरी 2017 में आपसे फिलिप सिडनी के क्रिटिकल एसे से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको तभी आएगा जब आपने इस क्रिटिकल एसे की एक एक डिटेल को अच्छे से पढ़ा होगा। इन हिज डिफेंस ऑफ पोएसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज सिडनी कमेंट एज गुड एग्जांपल्स ऑफ इंग्लिश पोएसी। इनका जो सेमाइनल क्रिटिकल एसे था उसके अंदर इन्होंने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इंग्लिश पोएट्री को लेके, जो ये मानते हैं कि अच्छी पोएट्री है एंड दिस शुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल्स। तो आपका आंसर है द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड द शेफर्ड्स कैलेंडर, जो एडमंड स्पेंसर का एक बहुत ही अच्छी पोएट्री है। आपके फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग दीज टू आर द वर्क्स जो ये मानते हैं कि इंग्लिश पोएट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से शो करने की कोशिश करता है, जहां पे ये इंग्लिश लैंग्वेज को भी ज्यादा अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं एंड पोएट्री के बारे में तो आप जानते हैं कि जो भी अटैक्स थे उन सभी को नलिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। सो हेंस ही गेव टू एग्जांपल्स ऑफ गुड पोएट्री, जो आपके फिलिप सिडनी के इस डिफेंस ऑफ पोएजी के अंदर आता है। जनवरी 2017 में वी सी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द क्रिटिकल वर्क्स ऑफ फिलिप सिडनी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज सिडनी आर्ग्यूज इन अ डिफेंस ऑफ पोएजी, विच डिसिप्लिन इज मोर यूजफुल एंड प्रेज वर्दी, हिस्ट्री और पोएट्री। अब ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन हुआ कि आपके फिलिप सिडनी के सेमाइनल एसे के अंदर डिफेंस ऑफ पोएजी में आप जरा बताइए कि वो हिस्ट्री को ज्यादा अच्छा मानते हैं या फिर पोएट्री को। आंसर हम सभी को पता है, पर यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जिसकी वजह से आपका ये आंसर है पॉइंट नंबर सेकंड। पोएट्री को वो ज्यादा अच्छा मानते हैं वेयर मैन कैन सी वर्च्यू एक्सॉल्टेड एंड वाइस पनिश्ड इज मोर यूजफुल देन हिस्ट्री। आपने इस जब एसे क्रिटिकल एसे को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पोएट्री को ये बोथ हिस्ट्री से एंड फिलोसफी से बेटर मानते हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री से कंपेयर करें तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर आपके जो फैक्ट्स को स्टेट किया जाता है, इवेंट्स की डेट बताई जाती है, जो ज्यादा इंसान के या ह्यूमैनिटी के काम नहीं आ सकती है। लेकिन अगर आप पोएट्री को देखो तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि किसी वाइस कैरेक्टर को, क्रूअल कैरेक्टर को पनिश किया जा रहा है एंड एक गुड कैरेक्टर को अच्छा इनाम मिलता है इस जीवन में उसकी ईमानदारी का, तो इससे इंसान के अंदर, ऑडियंसेस के अंदर वर्च्यूज आते हैं, वो गुड बिहेवियर सीखता है एंड दैट इज व्हाई ही कंसिडर्स पोएट्री बेटर देन योर हिस्ट्री एंड आल्सो फ्रॉम फिलोसफी। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। July 2018 में you have been asked from literary criticism specially of Philip Sidney a very funny kind of question, जो कि एक factual based question है। या तो आपको पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा, because ये एक ऐसी information है जो आपने पढ़ी है तभी आएगी, otherwise आप इसका guess नहीं मार सकते हो या फिर आप ऐसा तुक्का थोड़ा बहुत लगा सकते हो अगर आपको बाकी wordings पता है। What does Philip Sidney call poet haters in defense of poesy? आप सबको पता है कि 1595 में आपका सेमाइनल वर्क आता है फिलिप सिडनी का, जिसके अंदर बहुत सारे अटैक्स किए गए थे आपकी पोएट्री को लेके, इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। उसका जो स्टेटस है लोगों के सामने अच्छा बनाने के लिए, पोएट्री के बारे में बताने के लिए, ये एक अपना क्रिटिकल एसे लिखते हैं जहां पर पोएट्री की काफी सारी अच्छी चीजें बताते हैं एंड उन पर लगे हुए जो अटैक्स हैं उसको ये अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं एंड इसके बारे में बात करते हैं।
उसके अंदर काफी सारे ऐसे क्रिटिक्स के बारे में इन्होंने बात की है जिनको बोला है पोएट हेटर्स, की पोएट्री को जो हेट करते हैं उनको एक स्पेशली नाम दिया है आपके फिलिप सिडनी ने, जिसका नाम है मसमसाई। तो ये आपका जो वर्ड है इन्होंने पोएट हेटर्स के लिए दिया है, कि वो सभी लोग जो पोएट्री को हेट करते हैं, जो हमारे पोएट्स को म्यूजिक के बारे में गलत बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनको इन्होंने एक वर्ड दिया है मसमसाई। एंड दिस बिकम्स योर आंसर, विच इज अ वेरी फनी वर्ड, लेकिन आपको याद रखना होगा। जून 2024 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, विच सेज आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइंस हैव बीन टेकन, therefore compare we the poet with the historian and with the moral philosopher, and if he go beyond them both no other skill can match him। बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम सेंटर पर बैठा है, हजारों क्रिटिकल वर्क्स वो पढ़ के आया है, एंड उसमें से 2 लाइन देकर आपसे पूछेंगे कि बताओ ये किस क्रिटिकल टेक्स्ट से आया है। तो अगर आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए लगाना बहुत आसान है। ऐसे में आप तुरंत अपने ऑप्शंस के पास जाइए एंड उसमें से आप पता लगाने की कोशिश करिए कि इस क्रिटिकल वर्क में मैंने क्या हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर या फिर किसी एक तीसरे पर्सन के बारे में पढ़ा था जो हिस्ट्री और फिलोसफी दोनों के अगर एलिमेंट्स को मैच करता है तो वो उससे भी आगे निकल जाता है। प्रीफेस टू शेक्सपियर जो कि हम लोग के सैमुअल जॉनसन ने लिखा हुआ है, कहीं पे भी हम लोग ने उसमें नहीं पढ़ा कि फिलोसफी और हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बात की है। देन वी हैव एसे ऑन मैन एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जिसमें आपके अलेक्जेंडर पोप ह्यूमैनिटी को लेके या फिर नॉर्मल चीजों के बारे में, मॉरालिटी के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट देयर इज अ वर्क अ डिफेंस ऑफ पोएसी जो हम लोग के फिलिप सिडनी ने लिखा था इन रिस्पॉन्स टू द अटैक ऑफ स्टीफन गोसॉन, जहां पर वो पोएट्री का स्टेटस को यूलोजाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सबके सामने पोएट्री के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी डायडैक्टिक टीचिंग्स आपकी हिस्ट्री से एंड आपकी फिलॉसफी से दोनों से कहीं ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप एक पोएट्री के अंदर हिस्ट्री में स्टेट किए जाने वाले फैक्ट्स भी देख पाते हो एंड फिलॉसफी के द्वारा स्टेट किए जाने वाले जो मॉरल्स एंड नॉलेज है, जो आपको नॉलेज एक डायडैक्टिक टीचिंग देखने को मिलती है फिलॉसफी में, वो दोनों ही चीजें, उन दोनों के ही एलिमेंट्स आप अपनी पोएट्री में देख सकते हो। तो एक पोएट एक ऐसा इंसान है जो हिस्टोरियन और एक फिलोसोफर दोनों के एलिमेंट्स को अपनी पोइट्री में मैच करके एक ऐसी चीज लोगों को देता है जो आपके एक इंसान को वर्च्यूज देने की काम करता है एंड टीचिंग्स देने का काम करता है। हेंस आपकी पोइट्री की स्किल्स को कोई भी मैच नहीं कर सकता है एंड दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मार्च 2023 में पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पर आपको मैच करने हैं क्रिटिक को उनके वर्क से। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप इसकी जितने नेम्स हैं वो देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्लेटो, अरिस्टोटल, पीबी शेली एंड फिलिप सिडनी, एंड यहाँ पर हम लोगों को कुछ वर्क्स दिखाई दे रहे हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को मेजर वर्क्स ही देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर आपके प्लेटो और अरिस्टोटल से पूछे गए हैं उनके ऐसे वर्क जो शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होते हैं। जैसे प्लेटो का आपका वर्क है सिंपोजियम। ये एक ऐसा डायलॉग है जहाँ पर ये नेचर ऑफ लव के बारे में डिबेट करते हैं, बात करते हैं। सो प्लेटो का एक जो वर्क है सिंपोजियम, वो आप लोग को याद रखना चाहिए। अरिस्टोटल का जो वर्क है रिटोरिक्स, हम सभी लोग इनके द पोएटिक्स को जानते हैं, लेकिन इनका एक जो वर्क है रिटोरिक्स विच टॉक्स अबाउट द आर्ट ऑफ परसुएशन एंड किस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो किसी को परसुएट करने के लिए, उसके बारे में ये बात करता है। देन वी हैव पीबी शेली एंड फिलिप सिडनी, दोनों ही जो प्लेटो के अटैक को काउंटर करने की कोशिश करते हैं अपने अपने एस्से के अंदर। फिलिप सिडनी का जो वर्क है जहाँ पर हम लोग देखते हैं which is known as your apology of poetry, which is also known as defense of poesy, जो बच्चों को कंफ्यूज करता है कि इसके तो दोनों ही नाम एक जैसे हैं। देन पीबी शैली का भी सिमिलर नेम से वर्क आता है आपका डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, बार बार इसको आपको रिकॉल करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 2 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, which two of the following poets defended poetry against Plato's degeneration of poetry। आप सभी को पता होगा कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर प्लेटो एक ऐसे हमारे क्रिटिक आते हैं जो जम के पोएट्स को एंड पोएट्री को ऑब्जेक्शन जताते हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, एंड इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए सामने आते हैं हमारे दो बहुत ही अच्छे एंड दिग्गज क्रिटिक्स। वन इज अवर फिलिप सिडनी एंड सेकेंड इज अवर पीबी शेली। एंड कोइंसिडेंटली दोनों ही एक टॉपिक के ऊपर एक ही टाइप के टाइटल को उठाकर
अपनी पोइट्री को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। बस सेंचुरीज में डिफरेंस होता है, जहाँ पे हमारे फिलिप सिडनी 16th सेंचुरी के क्रिटिक हैं। अपने वर्क अपॉलॉजी फॉर पोइट्री या फिर अलग दूसरे नाम से जाना जाता है डिफेंस ऑफ पोएसी को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ही डिफेंस पोइट्री स्टीफन गोसॉन ने जो उनके ऊपर अटैक किया था उसको लेकर। देन आगे जाके 19th सेंचुरी में हमारे पीबी शेली इसी पर्टिकुलर टॉपिक को उठाते हैं, डिफेंस ऑफ पोएट्री। 19th सेंचुरी में इनका ये ऐसे आता है जहाँ पे अगेन बताते हैं कि पोएट्स एंड जो होते हैं कि उनकी जो पोइट्री होती है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर्स वगैरह से ये लोग कंपेयर करते हैं। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है एंड आपको इस बात पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, अपने नोट्स में इसको लिखना चाहिए। दोनों के जो क्रिटिकल एसेज हैं वो थोड़े से आइडेंटिकल हैं, लेकिन आपको दोनों को अच्छी तरीके से अलग अलग करने आना चाहिए। दिस इज द आंसर, पीबी शेली एंड फिलिप सिडनी। सो आई होप द क्वेश्चंस वर इंटरेस्टिंग टू यू एंड क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको आइडिया लग पाया कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू स्टडी ऑल द क्रिटिक्स जो आपके इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। फ्री डेमो लिंक्स भी आपको मिले हुए हैं, यू कैन जस्ट अवेल दोज फ्री डेमो लेक्चर्स, सी कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। आपको अभी से ही अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की चल रही है। आई एम होपिंग कि आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, जहां पर ऑलरेडी आपको एक दिन में बहुत सारे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड पोल्स एंड इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं जो आपकी मदद करेंगी। डू लेट मी नो योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो एंड नेक्स्ट कौन से क्रिटिक को या राइटर को आप पढ़ना चाहोगे जिसके सभी क्वेश्चंस एक के बाद एक आपके सामने आते जाए, so that you can study that particular writer better. I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.